हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मीनू ठाकुर है। आप सभी का वेलकम है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जो है आपका टीचिंग वाला। हम सब जानते हैं बिहार टीचिंग रिक्रूटमेंट फेज 2 आ चुका है। सबकी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत मस्त चल रही है। लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए हम सबके पास क्या होनी चाहिए? एक बुलंद स्ट्रैटेजी को जानने से पहले हम इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं इस लेक्चर में, इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकली है दैट इज 168 वैकेंसी निकली है। और इस एग्जाम को बीट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस, क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता है तो हम स्ट्रैटेजी उसी के ही अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबको सब कुछ पता होता है बच्चों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंड में सिलेबस को अच्छे से स्ट्रैटेजिकली करके रखना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस पूरे लेक्चर में कि सिलेबस क्या क्या है, किस टॉपिक को, किस यूनिट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सिलेबस सारा कवर हो रहा है, एनसीईआरटी का ही कवर है, पीजीटी लेवल का है, आपका 11th 12th एनसीईआरटी आपकी कवर हो रही है, तो सारा जितने भी आपके चैप्टर्स है वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कितने आएंगे? आपके 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि हर एक चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन ले रहा है, नहीं। तो हमें ये देखना है सिलेबस ओवरऑल क्या है, किस यूनिट का वेटेज। अभी पिछले ही महीने अगस्त में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की कोशिश की है कि किस टॉपिक्स को हम ज्यादा वेटेज देंगे, किसका कंसेप्चुअल को ज्यादा समझेंगे, किसके फैक्चुअल डाटा को रखेंगे दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करेंगे सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम आपका बीट हो सके। ठीक है, तो इसी लेक्चर में हमें यह समझना है पहले तो ओवरऑल सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दे रहा है आपका बीपीएससी। ठीक है, मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए की बात करें तो मैंने इसको हेडिंग दी है ओवरव्यू। ठीक है, इस ओवरव्यू में यूनिट कितनी है? सिर्फ एक यूनिट है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, नहीं, यूनिट 2 है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको सिर्फ यह समझना है ओवरव्यू मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा सब्जेक्ट ओवरऑल क्या है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू है वो पूछा जाएगा ओवरऑल। मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है पिछले मंथ जो एग्जाम हुआ है कि भाई ओवरव्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। ठीक है, तो पूरा जो सब्जेक्ट है, उसकी जो थीम है वो किसमें समाहित है? इस पूरे यूनिट 1 में, जिसमें बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। और एक वर्ड और चलता है, वो है आपका इकोनॉमी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो हिंदी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि ग्रोथ है, वो हमें इजीली समझ में आएगा इंग्लिश के। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इंग्लिश में बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे, क्लिक हो जाएगा। हिंदी में वही थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं दोनों चीजें साथ साथ लेके चलूंगी। आप भी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जब एग्जाम देंगे तो उसके साथ आप इंग्लिश भी देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप इंग्लिश में तुरंत देख लीजिएगा, ताकि वो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए। राइट, तो यहां पे आपको अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि चर्चा में रहता है अर्थव्यवस्था भी। आपके सिलेबस में आपको अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत विस्तार से जानना है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे आखिर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पूरी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, आखिर इस इकोनॉमी में हमें क्या करना है, वो आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं जिसका हमें निर्णय लेना होता है किसी निश्चित समय के दौरान। तो इस यूनिट को मैं इतने अच्छे से डील करके आपको समझाऊंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट बी। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि पार्ट ए में 2 यूनिट है। यूनिट तो हमारी फॉर्मली एक ही है, इंट्रोडक्शन। दूसरी यूनिट जो होगी उसके अंदर कुछ हम डेफिनेशंस पार्ट को कवर करेंगे जो किसी अर्थशास्त्री ने दिया है।
ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी होंगी। किस डेफिनेशन को किसने प्रस्तुत किया है, किस अर्थशास्त्री ने दिया है, इकोनॉमिस्ट ने दिया है, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि उससे अच्छे खासे आपके क्वेश्चन आए हैं। एटलीस्ट 8 to 9 अगर मैं एवरेज देखूं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पास्ट भी देखूं तो ये आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं टीचिंग में। ठीक है, तो ये देखेंगे हम पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ए को अगर हम देखें तो एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रॉडली इस दो पार्ट में ही डिवाइड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पहला इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक्स है क्या, उसके बाद उसकी दो ब्रांच निकल के आती है। ठीक है, दो ब्रांच में एक आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र है। यही पार्ट आपको आगे विस्तार रूप से समझने हैं। ठीक है, पार्ट बी सबसे पहला आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि जो अर्थशास्त्र को समझना है वो इकाई, एक सिंगल यूनिट में समझना है। लेन देन, इकोनॉमिक्स क्या है, जो आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से दो पार्टी के बीच में जो लेन देन हो रहा है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, अगर ये वन सिंगल पार्टी के बीच में इस रिलेशन को समझे तो वो आपका बनता है माइक्रो, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अगर एक तरफ प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ कौन है, उपभोक्ता। देखो पूरी इकोनॉमिक्स ऐसी चल रही है आप और मेरे बीच में। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूं, उत्पादन करता हूं, किसकी, क्लासेस, सर्विस दे रही हूं आपको, आप सर्विस ले रहे हैं, और आपका और मेरे बीच में ये जो लेना देना है, इसके बीच में क्या है, प्राइस फैक्टर, कीमत चुकानी पड़ेगी ना, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो इसी तरीके से हम रोज की जिंदगी में भी क्या करते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं और बदले में क्या देते हैं, पैसे, रुपया, और उस रुपया की ट्रांजैक्शन पे जो व्यवहार हमारा चल रहा है, उसी को स्टडी करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। और वो कितने बैलेंस तरीके से, कितने हेल्दी ट्रांजैक्शंस होती है, वो आपकी अर्थव्यवस्था है। कहते हैं ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। तरक्की कैसे करेगी, जब आपस में लेन देन होगा। उपभोक्ता क्या कहता है, उपभोक्ता मांग करता है, डिमांड, और ये क्या करता है, सप्लाई, पूर्ति। उत्पादन करता है, किसका उत्पादन कर रहा है, या तो वस्तु का करेगा या सेवा का। ठीक है, या दोनों का। तो वस्तु और सेवा का प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन जो उत्पादन करता है वो उसका उत्पादन कर रहा है, किस एम से, किस लक्ष्य से, बेचने के लक्ष्य से, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लक्ष्य से। लाभ चाहिए उत्पादनकर्ता को, किसे बेचेगा, उपभोक्ता को। उपभोक्ता क्या करेगा, मांग। अच्छा, मांग का नियम, मांग कहता है कि भाई अगर कीमत अगर कस्टमर लेके चले, आप जैसे स्टूडेंट्स हो, आप क्या सोचेंगे कि भाई फीस कम हो और बढ़िया पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा हमें अध्ययन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एग्जाम बीट है, सिलेबस, वो सब कवर हो जाए, लेकिन हमें बदले में फीस कम देना हो। और दूसरी पार्टी क्या सोचेगी, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, सर्विस देंगे, लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये दो पार्टी का लक्ष्य अलग अलग है। इस अलग अलग लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड हो रहा है, कीमत। ये ऐसी कीमत होनी चाहिए कि जिसमें आपका उपभोक्ता भी खुश और उत्पादनकर्ता भी खुश, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, उसकी भी संतुष्टि हो रही है। समझ में आ रहा है। इसी में पूरी इकोनॉमी चल रही है, इसी में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। क्योंकि अगर कीमत सही नहीं हुई, उचित नहीं हुई, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपस में इंटरेक्शन भी नहीं होगा, लेना देना ही नहीं होगा। लेना देना नहीं होगा तो कोई देश की जो तरक्की है, जो अर्थव्यवस्था चल रही है, वो चलेगी ही नहीं। पूरी इकोनॉमी इसी में ही है, इसी में समाहित है। अगर आप सिलेबस में देखो तो भाई आपको मांग पढ़ना है, मांग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, पूर्ति से रिलेटेड आएंगे, प्राइस कैसे हुआ, ये पूरा क्या लेन देन जो चल रहा है वो क्या है, बाजार, क्या है, मार्केट।
जहां पे ये आपस में लेन देन कर रहे हैं। फिर आपको बाजार के बारे में पढ़ना है, बाजार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब है लेन देन को स्टडी करना। अगर ये दो पार्टी के बीच में है तो ये माइक्रो है, दो से ज्यादा पूरे देश की जो पूरे अगर देख लें जितने भी उत्पादन करता है, जितने भी उपभोक्ता है, उनके बीच में अगर कोई रिलेशन बन रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, तो वो आपका क्या है? मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो पार्ट बी क्या है हमारा? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे और सिंगल यूनिट एक एक चैप्टर को ब्रॉडली पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिट 1, यूनिट 1 में क्या आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। क्योंकि जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये चार्ट दिखाया, इसमें क्या था? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कर रहा है? मांग किसकी? वस्तु व सेवा की। किससे? उत्पादनकर्ता से, प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो बस नेक्स्ट जो यूनिट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता के बारे में। ठीक है, और उसकी मांग के बारे में। तो प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा भी सकते हैं, वो आपके इन्हीं चीजों पे पूछेंगे। अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर, अगर हम बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता क्या सोचेगा? अगर मैं एक टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे माइंड में क्या आएगा? मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि मेरे स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो सके, वो खुश हो जाए कि हाँ भाई मैम ने जो पढ़ाया वो सटीक पढ़ाया और समझ में आ गया, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आया, और हमारी जितनी क्वेरीज थी वो भी मैम ने एड्रेस कर ली। तो आपके माइंड में एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। अब ये सेटिस्फैक्शन को नापना बहुत जरूरी है ना। मुझे पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ऐसी अप्रोच लेके चलूंगी तो मेरा स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा, वो खुश हो जाएगा। इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये कौन स्टडी कर रहा है, कौन अध्ययन कर रहा है? ब्रॉडली अगर देखें तो ये अर्थशास्त्री, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये अध्ययन कर रहे हैं कि भाई अगर एक उत्पादनकर्ता इस नियम को फॉलो करेगा तो भाई कस्टमर उसका जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है। यूटिलिटी से संबंधित, यूटिलिटी क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स में ना सिनोनिम वर्ड्स बहुत होते हैं, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना। अब जैसे सेटिस्फैक्शन तो तुरंत समझ में आ जाएगा, संतुष्टि तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर यूटिलिटी होगा तो एकदम से क्लिक नहीं होगा। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलर टर्म्स हैं उसको भी माइंड में याद रख के उसके पर्यायवाची शब्द को दिमाग में रख लेना। अगर वो मीनिंग पता है तो आगे आप क्वेश्चन के एक्सेप्ट जो कंसेप्ट है, जो थीम है, उसे पकड़ पाओगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, यही तो इकोनॉमिक्स का गेम है पूरा, टर्म्स के ऊपर। टर्म्स को बहुत ही ग्रिप में एकदम अपने मुट्ठी में रखना है, उसकी क्लैरिटी को। फिर यूटिलिटी समझा, उसके बाद एक नियम आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो सीमांत का जो एक नियम है उसको हम समझेंगे कैसे वो घट रहा है। जैसे जैसे इंसान, जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, वो जैसे जैसे इकाइयां बढ़ाता रहता है, यूनिट्स बढ़ाता रहता है, उसका सेटिस्फैक्शन पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं, प्यास लगी है, गर्मी है, बहुत प्यास लगी, सबसे पहला जो गिलास होगा वो सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज्यादा देगा, पहला घूंट, पहला सिप। फिर धीरे 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 एक गिलास पानी पी लिया, बढ़िया से पी लिया, बहुत खुश, बहुत मजा आ गया, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कह देंगे ना बस। तो हमने क्या समझा, ये कैसी यूटिलिटी चल रही थी? सेटिस्फैक्शन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटते हुए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? उसके पास सीमित संसाधन है। इकोनॉमिक्स का ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम भी जिसे कहते हैं, कि संसाधन है सीमित और हमारी इच्छाएं हैं असीमित। तो भाई स्कार्स रिसोर्सेज है और उसके सामने मनुष्य की इच्छाएं जो है वो कैसी हैं? अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो ये जो असीमित इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति किससे होगा? असीमित संसाधन से। तो इसीलिए तो कोई भी वस्तु की जो दाम होता है, जो प्राइस होता है, वो किस पे निर्भर कर रहा होता है? हमारे सीमित संसाधनों के लागत से। जो उत्पादन करता है वो ये देखता है कि भाई मेरे कच्चा माल, जो भी मैंने संसाधन को यूज किया है, इस पेन, सपोज ये पेन के उत्पादन में जितना भी रिसोर्सेज मैंने यूज किया वो कितना महंगा था। अगर वो महंगा है तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वरना कम रहेगा। ठीक है, और जो भी हमारे पास कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो महंगा होता है। ठीक है, ये माइंड में रखना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ को समझते हुए चलते हैं, वही हमारी इकोनॉमिक्स है। हर चीज को अपने डे टू डे लाइफ के साथ लिंक करते चलिएगा तो क्लिक हो जाएगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इक्विलिब्रियम से समझा जाएगा कि उसके पास जितना बजट है, जितना भी उसका पैसा, उसका रिसोर्स क्या है? पैसा। उस पैसे से जो वो वस्तु खरीद रहा है उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो कितना इक्वलाइजेशन, इक्विलिब्रियम हो पाया, ये हमने पढ़ना है। उसी में हम बजट लाइन भी देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया। उसके बाद आता है इसी के अंदर, इस यूनिट 1 के अंदर, इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसे डिटेल में समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पिछले मंथ में जो एग्जाम हुआ है, पहले चरण में जो हुआ है, उसमें आपका ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत हल्के में नहीं लेना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है, बहुत ही कंसेप्ट की क्लैरिटी। और ये बहुत आसान है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये सबसे ज्यादा आसान है। स्कोरिंग आपका जो कह सकते हैं ना, जो स्कोरिंग पोटेंशियल रख रहे हैं यूनिट्स, वो यही है आपके। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व समझा, जिसमें हम बजट लाइन के बारे में समझेंगे, बजट सेट क्या होता है वो समझेंगे, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है वो समझेंगे। क्योंकि सीमित संसाधन है तो वो एक प्रॉब्लम को रेज करता है, जन्म देता है। वो क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखो, अगर हमारे पास 100 रुपए है, हमें ये पता हो कि ये 100 रुपए से हमें एक ही चीज खरीदनी है, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे माइंड में 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर 1000 रुपए हमारे मम्मी पापा ने हमें दिया है तो माइंड में आएगा 1000 रुपए में से हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी खरीद लें, क्योंकि इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड, असीमित। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्लस भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है कंज्यूमर के सामने वो है चुनाव करना, चॉइस करना कि किस ऑल्टरनेट को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें। और यही पे डिसीजन अगर आपका जितना बढ़िया होगा, आपकी उतनी ही ग्रोथ अधिक हो जाएगी। अगर आपका एग्जाम सर पे है, 1000 रुपए दिया है आपको मम्मी ने, आप उस 1000 रुपए से पहले आप किताब ना खरीद के, लड़की है तो समझ लीजिए उस पे एग्जाम्पल है कि कॉस्मेटिक खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आजकल लड़कियां बहुत समझदारी से डिसीजन ले रही हैं। तो उससे क्या होगा? रॉन्ग डिसीजन से आपका जो फल है, जो रिजल्ट आना है, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई लड़का अगर बुक ना खरीद के नेटफ्लिक्स ले ले, उसको प्रेफरेंस दे दे, उस पर अपना रिसोर्स सारा यूज कर दे, तो उसका घाटा हो जाएगा। तो बस निर्णय लेना इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के अंदर जितनी भी जो सरकार बैठी है, चाहे वो केंद्र पे है चाहे वो राज्य पे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए मुख्य चुनौती क्या है? डिसीजन लेना, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्णय लेना, चाहे वो उत्पादन के पक्ष से हो या उपभोक्ता के पक्ष से हो। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कितना सही मानक दंड के आधार पे कितने सही निर्णय ले रहे हैं, उसी के आधार पे ही ग्रोथ अर्जित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है डिमांड। देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक इकोनॉमिक्स थ्योरी है। वो थ्योरी जब किसी देश के अंदर लागू होती है तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है। और हर चैप्टर में, हर यूनिट में मैं आपको दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके चल के समझाती हुई चलूंगी, ताकि आपको पहली यूनिट से लेकर आखिर की यूनिट तक एक लिंक समझ में आएगा
कि कैसे हर यूनिट एक दूसरे से लिंक है, इंटीग्रेट है। ऐसा नहीं है कि डिमांड अलग है, मांग अलग टॉपिक हो गया, पूर्ति अलग हो गया, राष्ट्रीय अलग हो गया, नहीं, सबका एक दूसरे से संबंध है। और उन सभी टॉपिक्स को हम क्वेश्चंस के रूप में बांध करके चलेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई मैम ने ये टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि इसका एग्जाम भी जल्दी ले लेगा, नवंबर एंड तक ले ही लेगा। तो ये आपको इस स्ट्रैटेजी से आपका सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा। और रिवीजन कैसे होगा? क्वेश्चंस में बांध करके, एमसीक्यूज में बांध करके। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फिर डिमांड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मांग। ये जो मांग टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। यानी कि कुछ नियम से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, थ्योरेटिकल पार्ट से पूछ लेगा, और कुछ न्यूमेरिकल उससे भी क्वेश्चंस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंज्यूमर में ये जानना जरूरी होता है, उत्पादन करता है, मान लो वो किसी भी वस्तु का कितनी भी क्वांटिटी में अगर उत्पादन कर रहा है तो क्या वो फायदा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसको ये जानना जरूरी है कि भाई मेरे पास मैं उतनी ही वस्तु का उत्पादन करूं जितनी वस्तु की मांग हो पाए, क्योंकि डिमांड होगी तो वो बेचे जाएंगे, वो बिक पाएगा, अदरवाइज वो बिकेगा ही नहीं। और अगर कोई वस्तु बिकेगी ही नहीं बाजार में तो उसका उत्पादन करना व्यर्थ है। तो मांग जानने के लिए, डिमांड जानने के लिए, हमें एक्यूरेट डेटा जानने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो आता ही है, तो हम इस टॉपिक को दोनों एंगल से समझेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या समझना है, इसके सब टॉपिक्स क्या है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांड के जितने भी आपके कारक हैं वो कौन कौन से हैं, डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मांग का कर्व होता है, डिमांड कर्व, उसका स्लोप कैसा है, उसकी ढाल कैसी है, उसमें जो ढाल में चेंजेस आते हैं उसको समझेंगे, उसके अंतर को समझेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बहुत महत्वपूर्ण है। उसके इसके अंदर आपके 3 इलास्टिसिटी आता है, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, कीमत लोच जिसे कहते हैं। उसके बाद आय, मांग की आय का जो लोच है वो समझेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ना डेफिनेशंस भी पूछा गया है। मान लीजिए क्रॉस इलास्टिसिटी का नियम है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ये भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा। तो 3 तरीके की अप्रोच आ गई इसके अंदर। पहले तो वो नियम है क्या, मांग है क्या, मांग कर्व जो डिमांड कर्व है वो क्या है, मांग का नियम क्या है वो क्या है। उसके बाद मांग की लोच नियम क्या है वो क्या कहता है, फिर उसके आधार पे क्वेश्चंस क्या है। तीसरी अप्रोच क्या बताया मैंने, डेफिनेशंस, ये कंसेप्ट किस अर्थशास्त्री ने दिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 अप्रोच हो गई, यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसीलिए हेडिंग में क्या था, सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस यूनिट में आपके कितने टॉपिक्स हो गए ब्रॉडली, 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं। कोई है, एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पे?
ओके, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड सप्लाई। ठीक है, उत्पादन, लागत व एवं पूर्ति, यही पढ़ना है हमें। हमेशा ना पहली स्लाइड पे वो फिगर हमेशा याद रखना है आपको। कौन सा वाला? जो मैंने सबसे पहले समझाया था आपको, बताते। ये चक्र, ये जो बाजार का सर्कल है, एक तरफ उत्पादन करता है, दूसरी तरफ उपभोक्ता है। तो अभी उपभोक्ता वाली यूनिट को समझा, अब दूसरा क्या है हमारी यूनिट? ये वाली यूनिट। तो भाई उत्पादन करता सबसे पहले क्या सोचता है? उसके दिमाग में क्या आता है? कौन सी वस्तु का निर्माण करना है, उस वस्तु को निर्माण करने में कितनी लागत आएगी, कितने संसाधनों का यूज होगा, ताकि वो क्या कर सके? सप्लाई, पूर्ति, एक निश्चित कीमत पर। इसीलिए हम नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, क्या यूनिट है हमारी? प्रोडक्शन, कॉस्ट यानी लागत एवं पूर्ति। तो इसके अंदर हम प्रोडक्शन को समझेंगे। ये टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। क्योंकि एक उत्पादनकर्ता ये भी सोचता है कि लागत मेरी कम से कम हो, जिससे कि मेरा मुनाफा मार्जिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होए। तो कितनी इकाई को मैं आगे एडिशनल जोड़ूं कि जिससे कि जहां पे मुझे उत्पादन अपना स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि भाई हाँ, अगर इस पेन की मैंने 100 पेन बनाए हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मैंने 101 बना दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि 100 ग्राहक या जितने भी मेरे ग्राहक है वो 100 पेन की डिमांड करेंगे, लेकिन 101 डिमांड की, जैसे इसकी यूनिट बढ़ाया तो डिमांड 0 हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें डिमांड एनालिसिस करना है, मांग को जानना है कस्टमर की, उसके आधार पर हमें फिक्स करना होगा, हमें मतलब उत्पादनकर्ता को फिक्स करना होगा कि नंबर ऑफ पेन की जो यूनिट्स वो कितना उत्पादन किया जाए। उसके अनुसार हम अपने लागत फैक्टर को देखेंगे कि हाँ भाई इतने संसाधनों की इतनी लागत आ रही है, इस लागत से हमें इतना यूज करके हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। यही निर्णय लिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल। अब शॉर्ट रन है तो वो एक साल हुआ, एक साल से बढ़कर है तो लॉन्ग रन में आ गया, ये भी देखना है। क्योंकि इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे उत्पादनकर्ता का क्या लक्ष्य था, उसके माइंड में, उस यूनिट में आपको हमेशा बार बार एक ही केंद्रित बिंदु है, वो है यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। इसका पॉइंट ही ये है, इसका लक्ष्य उत्पादनकर्ता जो आपका उपभोक्ता है, उत्पादन नहीं उपभोक्ता, इसका लक्ष्य ही आपका ये है कि आपको ये समझना है यूटिलिटी क्या है। ठीक है, कंज्यूमर, उपभोक्ता। और अगर हम बात करेंगे उत्पादनकर्ता की, तो उसको सिर्फ यही देखना है कि भैया मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। दोनों का पॉइंट अलग अलग है, सबसे बड़ी विडंबना यही है, दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, इन दोनों के लक्ष्य को अपोजिट है, और एक दोनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार का। जब हम अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 100% कोई सॉल्यूशन नहीं देता, बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 99% हमारा हल निकल जाए। ठीक है, तो उत्पादनकर्ता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एक ही केंद्रित बिंदु रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन का किस पे रहेगा? कॉस्ट। तो इस यूनिट में आपको क्या समझना रहा? टोटल प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके बाद कॉस्ट के बारे में, लागत के बारे में, फिर रिवेन्यू, प्रॉफिट के बारे में। तो इस यूनिट में आपको थ्योरी समझनी है, अंत में क्या आ जाता है? सप्लाई। क्योंकि फिर जब उत्पादन हो चुका है तो क्या किया जाएगा? कस्टमर को बेचा जाएगा, सप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी आपकी थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल
मैथमेटिकल जिसे कहते हैं क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और डेफिनेशन जो है कंसेप्ट के स्कोप कम है अगर कंपेयर करूं डिमांड से, तो उसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस ऑफ जो इकोनॉमिस्ट है वो ज्यादा पूछ सकता है, इसमें थोड़ा सा कम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनिट 3, इस पार्ट 2 में ये आपकी यूनिट 3 है, जो क्या है, मार्केट, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है, इनके बीच में जो लेन देन हो रहा है उसे कुछ वो कैसे तो रेगुलेट हो रहा होगा ना, या तो सरकार उसको नियंत्रण कर रही है, ये या तो अपने आप से ही ये नियंत्रण हो रहा है बाजार की फोर्सेस के आधार पर। आधार मतलब डिमांड, मांग व सप्लाई, पूर्ति। भाई इतने ग्राहक ने इतनी मांग करी, उत्पादनकर्ता ने उसे बेच दिया, सप्लाई कर दी, तो उसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप ही नहीं लिया, ये फ्री मार्केट हुआ। तो यानी कि मार्केट के भी जो टाइप्स हैं, वो बाजार कैसा है, अभी तो ई कॉमर्स चल रहा है, सब ऑनलाइन है, किसी बाजार के लिए फिजिकल लोकेशन होना ना होना अनिवार्य नहीं है, घर बैठे बैठे आप सामान खरीद रहे हो, आपका इंटरेक्शन हो रहा है दुकानदार के साथ, तो वो भी क्या है, बाजार है। ठीक है, किस बाजार में, अब एक उत्पादनकर्ता सोचेगा ना मैं किस बाजार में जाऊं, एक ऐसे बाजार में जाऊं जहां सारे ग्राहक मेरे ही हैं, मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है, या एक ऐसे बाजार में मैं अपना बिजनेस करूं, व्यापार करूं, जहां मेरे जैसे और भी मेरे कंपटीटर्स हैं, बहुत ज्यादा कंपटीटर्स है, बहुत कम है, और एक एकल सिंगल बायर, सिंगल सेलर, यानी एक ही विक्रेता है। ठीक है, तो ये इस यूनिट में हमें समझना है मार्केट, बाजार के फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, तो प्रतिस्पर्धा समझनी है कैसे कि जैसे आपका एकल अधिकार क्या होता है, एकाधिकार क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप बाजार के फॉर्म्स को इस यूनिट में समझेंगे, क्योंकि उसी बाजार के फॉर्म से ही आपका प्राइस निश्चित होता है। मैंने कहा था ना कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो निर्भर करता है प्राइस पे। एक ऐसा प्राइस जो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, मुनाफा जिसे कहते हैं, और एक वही ऐसा प्राइस जो कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं, यूटिलिटी। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये हिंदी और इंग्लिश, अभी ये मैंने इंग्लिश कंटेंट लिखा है, आने वाले उस लेक्चर में हर एक जो आपका टॉपिक है वो हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, ताकि आप दोनों को समझ पाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत क्लिक नहीं करेगा, इंग्लिश का क्लिक कर जाएगा। तो मेरी सलाह, मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप दोनों को ही लेके चलिएगा। मैं दोनों ही डील करते हुए आपको समझाती हुई जाऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक को आप इंग्लिश में उसकी टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब पार्ट ए भी खत्म, पार्ट ए जो हमारा था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो खत्म। अब दूसरा पार्ट आता है। पार्ट ए में कितनी थी हमारी, पार्ट ए में हमारी यूनिट्स थी 3 यूनिट्स टोटल, और ये 3 यूनिट्स किसकी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हुआ। दूसरा हमारा आता है समष्टि, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक तरीके से अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था आती है। जितना भी लेन देन, जितने भी उत्पादन करता, इसमें हम किसी एक डिमांड को नहीं देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं। जितने भी ग्राहक हैं पूरे देश के अंदर, जितने भी सेलर है, उत्पादन करता है, उन सभी का जो आपस में व्यवहार चल रहा है, उसकी जांच, उसकी गणना करना क्या कहलाता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब शास्त्र, अध्ययन। किसका अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। किसके बीच में अध्ययन, दो पार्टी के बीच में, उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है,
तो पार्ट बी में क्या क्या यूनिट्स है देखें। सबसे पहले यूनिट 1 आती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या समझा था, उत्पादन के बारे में, उपभोग के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, लागत क्या है, बाजार क्या है, ये सब हमने समझा माइक्रो में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में जस्ट उल्टा, यानी कि आपकी इसमें क्या क्या टॉपिक देखना होगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, कुल इनकम कितनी है, किसी राष्ट्र में किसी देश की गरीबी कितनी है, बेरोजगारी क्या है, कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग बेरोजगार है, जनसंख्या कितनी है, व्यापार कैसे चल रहा है, बैंकिंग जो प्रणाली है वो कैसी किसी देश की चल रही है। क्योंकि बैंक कैसे आएगा रोल, क्योंकि जब उत्पादनकर्ता को बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो उसको क्या चाहिए, सबसे पहले संसाधन, पूंजी। पूंजी के लिए उसको क्या चाहिए, संस्थाएं जहां से वो उधार ले सके। सारा पैसा तो उसके पास होगा नहीं कि वो सारा का सारा लगा दे, तो वहां पे किसकी भूमिका आ गई, बैंक की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा एक टॉपिक आ गया, बैंकिंग। ये भी समझना है, वो तमाम पहलुओं की चर्चा करना है जो किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में पूरा समझेंगे कि इनकम जो है राष्ट्रीय आय, उसकी गणना कैसे होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या है। अच्छा, यहां पे ये ध्यान रखना है कि अब प्योरली मैक्रो की जब बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहां पे आपको जो करंट डेटा है उससे अवगत होके उसको जानते हुए चलना है। क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रति व्यक्ति आय पूछ दिया है 2021-22 का। ठीक है, तो उसमें हम पूरे राष्ट्र का भी समझेंगे और उसी में हम बिहार का भी लेके चलेंगे, क्योंकि बिहार का स्पेशल इकोनॉमी भी है, वो भी पूछा गया है आपके पेपर में। तो वो ये एक आपसे एक उम्मीद की जाती है, एक टीचर से उम्मीद की जाती है कि टीचर जब शिष्य को पढ़ा रहा है तो उसको ज्ञान सिर्फ थ्योरी का ना हो, कंसेप्ट का ना हो, उसको वो उससे भी जानकारी उसे होनी चाहिए कि भाई आज की डेट में क्या चल रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था कहाँ स्टैंड करती है, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वहां पे स्टैंड करती है, उसमें बिहार का क्या योगदान है। ठीक है, तो हम उस तरीके से भी इसको लिंक करते हुए चलेंगे। उसके बाद इसके एग्रीगेट्स, जितने भी इसके कंसेप्ट हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स है, इसके फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल टू सिंपल भी है, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट भी है। एक ही यूनिट से आपको हर प्रकार के मैं एमसीक्यू सॉल्व कराते हुए जाऊंगी और उसके लेवल को देखते हुए जाना कि जिससे कि हमारा आसान प्रश्न पूछा है तो वो भी बीट हो जाए, अगर टफ पूछा है तो वो भी बीट हो जाए। ठीक है, आगे कंटिन्यूशन में ही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, रियल वास्तविक आय क्या है, आपकी जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये सारा हम समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी मीडियम में भी समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका क्या है, मुद्रास्फीति चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं, अभी पिछले दिनों में 1-2 महीने पहले देखे तो टमाटर के जो कीमत थी, जो प्राइस था, वो आसमान छू रहे थे। 200% से इन्फ्लेशन में उछाल आया था। अब ये जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चलेगी ना, ये हम सबकी आम जिंदगी जो डे टू डे हम फेस कर रहे हैं उससे संबंधित होगी। अगर हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कौन सी वस्तु कितनी महंगी हो गई है। ये जो महंगाई है ये आपका इन्फ्लेशन है। एक एम्प्लॉय भी अगर सैलरी बढ़ाने की बात करता है अपनी कंपनी में, अगर मैं भी एक एम्प्लॉय हूं, अपने मालिक से बात करूंगी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो मैं क्या कहूंगी, सर महंगाई बहुत हो गई है। एक कंज्यूमर जो है वो कहेगा मालिक से, दुकानदार से कहेगा महंगाई बहुत हो गई है, आप कीमत को नीचे करिए।
तो इस तरीके से हर इंसान अपने अपने लक्ष्य को लेते हुए सामने वाले से क्या सबसे पहला कंपोनेंट रख देता है, एक्सक्यूज जिसे कहते हैं, या कहते हैं जिस कंधे पे बंदूक चलाते हैं वो क्या, और वो जेन्युइन कंधा है भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियली बोला जा रहा है। ये सबसे बड़ी मार पड़ती है आम इंसान के, और जो देश की, अगर हम भारत की बात करें, आम जनता ज्यादा है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है महंगाई। तो इस महंगाई को समझना है थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी। ये इन्फ्लेशन होता कैसे है, क्यों होता है, क्या ये होना जरूरी है, क्या हम इसको बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते, ये कितना % होना चाहिए जो लाभदायक है। क्योंकि हमने कहा है महंगाई बहुत बुरी है, लेकिन महंगाई थोड़ी अच्छी भी है ग्रोथ के लिए। अगर एक उत्पादन करता, भाई महंगाई मतलब हाई प्राइस है ना, अधिक कीमतें वस्तु व सेवा की। एक दुकानदार कम कीमत में सामान कब तक बेचेगा, तो उसका तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ही नहीं, मुनाफा होगा ही नहीं। अगर उसको मुनाफा बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, प्राइस। मैगी के दाम भी बढ़ गए, हम सब मैगी खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं मैगी। 10 रुपए का पैकेट आता था, आज वो पैकेट कितने का है, 14 रुपए का, 14.5 रुपए का। महंगाई बढ़ गया ना। क्या टेस्ट बदला, क्या क्वांटिटी बढ़ा दी, नहीं, कीमतें बढ़ गई। वही संसाधन थे, वही टेक्नोलॉजी से, वही प्रोसेस से उसने उत्पादनकर्ता ने बनाया है मैगी को, लेकिन कीमत बढ़ा दी है क्योंकि महंगाई, क्योंकि उसको अब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया ना। भाई 10 रुपए का अगर 14.5 रुपए में बिक रहा है तो 4.5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन हुआ। अब वो टैक्स भी तो देता है सरकार को, तो टैक्स, सरकार की भी इनकम बढ़ी, सरकार की इनकम बढ़ी तो वो कहां खर्चा होगा, वेलफेयर में। देश की तरक्की, देश की जो आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, हॉस्पिटल है, वो बनाएगा, वहां खर्चा करेगा। तो कुछ हद तक आरबीआई ने वही कहा है कि भाई कैप भी रखी है, 4% जो है आइडियल है, इतना होना चाहिए इन्फ्लेशन। इतना इन्फ्लेशन एक कंज्यूमर भी सहन कर जाएगा और प्रोड्यूसर को भी मुनाफा होगा, जो ओवरऑल देश की तरक्की होगी, ग्रोथ होगी। क्योंकि उत्पादन करता तब तक व्यवसाय को, व्यापार को नहीं बढ़ाएगा जब तक कि उसको प्रॉफिट मार्जिन ना दिखे, और अगर वो व्यवसाय नहीं होगा तो रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, बेरोजगारी छा जाएगी, तो कोई ग्राहक ही नहीं, कोई सामान ही नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसीलिए लास्ट टॉपिक क्या है, इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड फॉर द इकोनॉमी? क्या ये हमेशा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होता है, बुरा साबित होता है? नहीं। वहां समझेंगे हम आइडियल इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसी में कुछ टर्म्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या है, ठीक है, डिप्रेशन क्या है। तो ये सारा चीज भी मैं आपको समझाऊंगी, छोटी छोटी चीजें इन्फ्लेशन की, कंसेप्ट की। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूनिट पार्ट 2 के अंदर मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग स्ट्रक्चर पूरा भारत का कैसे रन हो रहा है, कैसे चल रहा है, इसका जो आरबीआई करता धरता है उसके फंक्शंस कैसे हैं, प्रैक्टिकली बैंक्स को कैसे रन कराया जा रहा है। एनबीएफसी की बात करें, जो नॉन बैंक है, बैंक नहीं है लेकिन वो वित्तीय जो है उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे करता है आरबीआई, ये सारी चीजें हम समझेंगे। क्योंकि बैंक का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी में एक टॉपिक आता है आपका स्टॉक ऑफ मनी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इतना फेवरेट टॉपिक है ना हर एग्जाम के लिए। तो बिहार में भी बैंकिंग प्रणाली कैसे चल रही है, बिहार में बैंक्स के बारे में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी हम देंगे, क्योंकि फैक्ट भी पूछा गया है और एक कंसेप्ट भी पूछा है, तो उसको भी हम देखेंगे। ये सारी चीजें, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर कोई पैसा ग्राहक को दिया है वो डूब गया है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो वो उसके लिए जितने भी कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने, वो क्या क्या है, क्योंकि इसको डील कौन करता है, बैंकिंग को आरबीआई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
केंद्र सरकार का, भारत का सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है पूंजी बाजार। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कह लो, उत्पादन करता कह लो, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं ना, कस्टमर कह लो, कंज्यूमर कह लो। इसी तरीके से जब एक बिजनेसमैन है, उसको जब व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, उसको सबसे पहला रिसोर्स क्या चाहिए, कैपिटल, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा। उस पैसे के साथ आप व्यवसाय करोगे, बिजनेस करोगे। आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में कहीं ना कहीं एक ड्रीम किसी ना किसी के माइंड में होगा कि काश मैं अपना व्यवसाय, लेकिन कहां मात खा जाते हैं, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस करने का। तो भाई ये जो व्यवसाय करना है, ये पूंजी जो है, ये कहां कहां से इसका अरेंजमेंट होता है। एक बिजनेसमैन कहां कहां जा सकता है, जैसे मैं हूं, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं सबसे पहले दरवाजा किसका खटखटाऊंगी, पहले तो मेरे पास जितना पड़ा है वो, मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अपने, उसके बाद बैंक, बैंक से मैं कितना लोन लूं, एनबीएफसी। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो मेथड है वो है पूंजी बाजार, सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। मैं सबके लिए शेयर उत्पन्न करूंगी, शेयर को एराइज करूंगी, शेयर को इशू कर दूंगी ताकि पूरी जनता मेरे मेरे क्या बन जाए, क्रेडिटर्स, मेरे क्या बने, लेनदार, मतलब कि मैं उनसे बोरो करूंगी। अगर मैं किसी से उधार लेती हूं तो मैं बोरोअर कहलाऊंगी, देनदार कहलाऊंगी, और जो सामने वाली पार्टी जिसने मुझे उधार दिया है वो क्रेडिटर हो गए, ठीक है। ये टर्म्स भी जो हमने कॉमर्स में पढ़ी हैं उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाते हुए चलूंगी, लेनदार क्या है, देनदार क्या है, ठीक है, थोड़ा और आसान होगा। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, इसको रेगुलेट भारत में कौन करती है, कौन सी एक हाई अथॉरिटी है, वो है आपकी सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट कैसे रन होती है, सेबी और इसके फंक्शंस कैसे हैं, मनी बाजार, जो मनी मुद्रा बाजार है और जो पूंजी बाजार है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। हाल ही फिलहाल में जितने रिफॉर्म्स हैं, यहां से करंट को पूछ सकता है, जो रिफॉर्म्स है, मान लो कोई इनिशिएटिव लिया है, वहां से क्वेश्चन आ गया। जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां से वो इन्वेस्टर्स पैसा ला रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, आपके बॉन्ड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, सीड फंडिंग क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस यूनिट में कवर होंगे। यूनिट 5 पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम बजट भी कहते हैं, ठीक है। तो बजट, यहां से क्वेश्चन आपका एक्चुअली पूछा जाएगा। देखो कोई डेटा ना आपको ऐसे रटेगा नहीं कभी भी। अगर मैं ये याद करने बैठ जाऊं कि प्रति व्यक्ति आय इतनी है, ग्रोथ इतनी है, नहीं याद होगा। सबसे पहले मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम देश की एक ओवरऑल पिक्चर्स को समझेंगे कि हाँ भाई, जब हम आजाद, हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब क्या हमारी स्थिति थी, आने वाले वर्षों में या जो पिछले कई वर्ष है उसमें हमने कितनी ग्रोथ करी, हम कहाँ पहुंच पाए हैं, उस चीज को समझना है। तो हमें पहले कंसेप्ट, एक पिक्चर को समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम डेटा को लेते हुए चलेंगे, तब जाके वो डेटा हमारे माइंड में स्थिर हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। तो बजट की जब बात करेंगे, जब हम पूरे देश की बात करेंगे बजट की, वहीं पे हम बजट किसकी भी चर्चा कर लेंगे, बिहार की, बिहार बजट को भी समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी सुनते रहते हैं, जीएसटी इतना लगा है, इतना जीएसटी है, आप फीस दे रहे हैं, जीएसटी इतना लग गया। तो जीएसटी होता क्या है, इसको भी समझेंगे। तो ये जितनी छोटी छोटी चीजें जो हम रोज की जिंदगी में हर दिन फेस कर रहे हैं, उसको समझेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, ये माइंड में याद रखते रहना है, पार्ट बी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस समष्टि अर्थशास्त्र, और उसके अंदर की कौन सी यूनिट, सिक्स्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन। जब हमारा देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करता है, तो भाई लेन देन तो हम अपने देश में ही नहीं कर रहे ना, दूसरे देश के साथ भी कर रहे हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है, फॉरेन रिजर्व क्या है, हमारा जो भुगतान का संतुलन है वो कैसा है, प्लस में है या माइनस में है, हम आयात ज्यादा करते हैं या निर्यात ज्यादा करते हैं। आयात मतलब सामान खरीदना, हम खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है। बेचने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए एट लो प्राइस। बाहर का ग्राहक आपका सामान क्यों खरीदेगा। चाइना ने कितना मार्केट फैला दिया पूरे विश्व में। पहले शुरुआत में मुझे याद है, जब हम शुरुआत में अपने पढ़ाई की जर्नी में सामान खरीदते थे तो कहते थे चाइना का माल है ना, खराब है। तो चाइना ने सबसे पहले अपना माल पूरे जगह फैलाया, क्वालिटी पे वर्क नहीं किया, सस्ता माल। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद सीरियसली उसने इतना वर्क किया क्वालिटी के ऊपर कि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई। अगर उसके पहले के वर्षों से कंपेयर करें तो उसने क्वालिटी को बहुत ऊपर लिया। तो चाइना का माल जब खरीदता है ग्राहक, तो क्योंकि पहले तो कोरिया का प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलता था, दिमाग में कोरियन प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आने इस टाइम पे चाइना भी अपनी क्वालिटी अच्छी दे रहा है। वो जाहिर सी अलग सी बात है कि अब इंडिया भी बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि भाई हम अपने देश की ज्यादा जो तरक्की है उसकी बात करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल डाटा है वो है चाइना ने वाकई बहुत ग्रोथ हासिल की है, उसने उन चीजों पे काम किया, उन फैक्टर्स पे। इसीलिए सेम समय में लगभग हम दोनों देश, हमारा पड़ोसी देश है, हम लगभग सेम समय में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन वो कहां से कहां अपनी ग्रोथ को लेके चला गया। और पिछले इन सालों में इंडिया ने भी बहुत ग्रोथ कर ली है। इसीलिए ये अनुमान किया गया है 2050 में इंडियन इकोनॉमी सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो बात है हमारी इस भुगतान संतुलन की, उस निर्यात की, क्योंकि हमारा हमेशा घाटे में है, सरप्लस नहीं है। हम सामान आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। होना क्या चाहिए, निर्यात ज्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम कंसेप्ट समझेंगे और जो करंट में वर्तमान स्थिति चल रही है उसको भी समझेंगे कि हम किस देश के साथ ज्यादा आयात कर रहे हैं, कितनी वस्तु का आयात कर रहे हैं, निर्यात किस वस्तु का कर रहे हैं, सेवा किस क्षेत्र में हम कहाँ हैं। क्योंकि 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो आपका एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान क्षेत्र हुआ। द्वितीय में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विनिर्माण क्षेत्र हुआ। आपका तृतीय में कौन सा क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो उन चीजों को समझेंगे। उसके बाद हम इसमें कन्वर्टिबिलिटी भी समझेंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आयात निर्यात करते हैं तो वो किस मुद्रा में करते हैं, उस मुद्रा को बदलना पड़ेगा ना, आपकी होम करेंसी को दूसरी करेंसी में। क्योंकि मान लो आपने सामान बेचा है अमेरिकन को, किसी अमेरिका के निवासी को बेचा है, तो वो रुपया तो देगा नहीं, वो क्या देगा, डॉलर देगा। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, देश की रुपीस कंट्री में। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को भी हम डिटेल में समझेंगे, एक कंसेप्ट भी समझेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है, सरकार का निर्णय क्या है, सरकार ने उस पे क्या क्या रिसेंट कदम उठाए हैं, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं, उन सभी पहलुओं को देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। देखो, अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, पहली जो यूनिट्स चल रही थी, स्टार्टिंग की जो 6 यूनिट्स थी, उसमें कंसेप्ट बहुत था, थ्योरी है, कंसेप्ट है, और रिसेंट उसमें अपडेट्स है, वो भी पढ़ना है हमें। लेकिन जब हम बात करते हैं इस प्लानिंग की, ये प्योरली थ्योरेटिकल हो गया, इसमें बेसिक कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है ऐसा नहीं समझना। भारत की अर्थव्यवस्था को जानते हुए, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पिछले के वर्षों में हमें देखना होगा कि हमारी प्लानिंग क्या रही। क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था
में कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा कि कुछ सेक्टर को तो सरकार नियंत्रण कर रही है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार की फोर्सेस यानी डिमांड और जो आपकी पूर्ति है, सप्लाई है, उस पे चल रहा है। उसे बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जिसे फ्री मार्केट कहते हैं। जो वेस्टर्न देश है हमारे, जितने भी पश्चिम देश है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे कैसी अर्थव्यवस्था रन होती है, वहां पे कैसा एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वहां पे फ्री मार्केट है, वहां पे सरकार का हस्तक्षेप है ही नहीं। तो हमारे इंडिया में दोनों चीजें देखने को मिलेगी। एक रेलवे सेक्टर है, वो प्योरली नियंत्रण कौन कर रहा है? सरकार, केंद्र सरकार। दूसरी तरफ कुछ और सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। ठीक है, तो कैसी है मिक्स्ड इकोनॉमी? उस मिक्स्ड इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं सरकार का जिसमें हस्तक्षेप है, यानी सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार जो नियंत्रण कर रही है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? प्लानिंग, योजना। हमें पता है पहले प्लानिंग का मिशन था, फिर आपका 2014 में क्या आया? नीति आयोग आया। तो ये क्या है? अपडेट है, वर्तमान के कुछ अपडेट्स आ गए। तो क्वेश्चन अगर अपडेट से पूछा जाएगा तो आपको उस अपडेट तक पहुंचने के लिए पीछे पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब वो अपडेट जो है वो आपके दिमाग में स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो इसको उस एंगल से लेके चलेंगे जिसमें हम सारी चीजें पिछले कई वर्षों की हर चीज को समझेंगे। आपका एलपीजी मॉडल क्या था उसको समझेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण और आपका लिबरलाइजेशन, इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बेरोजगारी, गरीबी और इनइक्वालिटी। गरीबी पे भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले ही महीने, तो ये सारी चीजें समझेंगे, राष्ट्र के स्तर पे भी समझेंगे और स्टेट के स्तर पे भी समझेंगे, बिहार के स्टेट पे भी समझेंगे। बिहार ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, सच में इतनी स्पीड में ये टीचिंग वैकेंसी, रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी का भी एक इनिशिएटिव ले रहा है, ये रोजगारी तो उत्पन्न कर रहा है। बजट में अनाउंस हुआ था कि भाई 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव, एक पहल है इनइक्वालिटी को खत्म करने की, जो बिहार कर रहा है, बिहार की सरकार कर रही है। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विडंबना है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हर एक व्यक्ति की है, नौकरी। तो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से लाभ लीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मैं इंश्योर कर रही हूं कि अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो ये एग्जाम आपका 100% बीट होगा। ठीक है, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इस यूनिट में समझेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 एंड पर्टिकुलर बिहार। बिहार के कुछ जिले हैं, मुझे याद है कि वो पेपर भी हम एनालाइज करेंगे कि आपके पटना से डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो जनसंख्या आपकी राष्ट्र के स्तर पे भी समझनी है और बिहार के स्तर पे भी समझेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट खत्म, यानी पार्ट बी में टोटल कितनी यूनिट्स हुई? 10। पार्ट ए में कितनी यूनिट्स थी? यानी 3, ये 13 यूनिट्स हो गई। उसके बाद पार्ट सी जो मैंने डिवाइड किया है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ट्रस्ट मी, अभी तक हमारे माइंड में सिर्फ था इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की एक एनसीईआरटी हो गई जिसमें इकोनॉमिक और सोशल आपकी इकोनॉमिक को कवर किया है, जिसमें प्लानिंग है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, आपकी गरीबी के बारे में है, वो सारी चीजें हो गई आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। 12th में आ जाओ तो माइक्रो मैक्रो हो गई। लेकिन आपके स्टैट की भी इकोनॉमी एक पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1-2 नहीं 7 से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे ज्यादा ही कह लो पिछले महीने जो हुआ है। ठीक है, अगर आप साइट पे जाओगे तो पेपर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें स्टैट्स का भी कवर करेंगे। स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स को हम क्यों कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन ही आपका इकोनॉमिक्स में पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज आर्ट एंड साइंस।
इसे साइंस भी कहा जाता है, विज्ञान भी कहा जाता है इस विषय को, और कला भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये डेफिनेशन, परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट मंथ में, ठीक है। तो विज्ञान की जब बात करते हैं ना, इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये अध्ययन कर रहा है, जब ये अपनी थ्योरी को डेवलप कर रहा है, मॉडल्स को दे रहा है, तो वो मॉडल स्टैट्स पे, डाटा पे आधारित है। उसे मेजर किया जा सकता है कि अगर इतनी कीमत रख दी, अगर इस पेन की कीमत, जैसे एक मैगी है, अगर मैगी की कीमत 2023 में इतने महीने में आपने आपको क्या लगता है, क्या 14.5 रुपए अचानक बढ़ गया? नहीं, धीरे 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 धीरे। ये स्ट्रैटेजी थी प्राइस की। बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो सलाह देते हैं कि पहले 2 रुपए बढ़ाए, फिर 3 रुपए, क्योंकि अचानक बढ़ा देंगे इतना, क्योंकि इन्फ्लेशन भी देखते रहना है ना। जो ग्राहक है उसकी सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? सैलरी बढ़ी नहीं, आपने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया, वो खरीदेगा कैसे? वो तो कम कर देगा, जीरो भी कर देगा, ठीक है। तो स्टैट्स डेटा देता है, वो डेटा ही पढ़ना है जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो भी हम कवर करेंगे। उसके अंदर 2 यूनिट्स को मैंने क्लासिफाई किया है। पहले तो एक ओवरव्यू समझेंगे, स्टैट्स का क्या रोल है इकोनॉमिक्स में, आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद यूनिट 2 है इसके अंदर, जिसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस डेटा से ही क्वेश्चन आता है, भाई पूरा रोल क्या है डेटा के, तो है डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो प्रिपेयर ही होते हैं डेटा पे। अगर ये डेटा गलत कैलकुलेट हो गया तो समझो पूरा बिजनेस मॉडल फेल, वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, वो बिजनेस ही रन नहीं होगा। बिजनेस डूबा तो जितने इंप्लॉइज थे वो सारे बेरोजगार। कितनी कंपनीज है जो हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में, जहां ले ऑफ चल रहा है, ठीक है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? उनका बिजनेस मॉडल फेल हो गया। वो क्यों फेल हो गया? क्योंकि डेटा का जो कलेक्शन था वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, एक्यूरेट डेटा नहीं था। मैं फिर कहूंगी कि जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, हमारी कोशिश रहती है 99.99 सही रहे, क्योंकि 0.1 होता है जो सडनली सिचुएशन चेंज होती है, जिन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, उस पर किसी का जोर नहीं होता, तो वो हम अपने वो रिस्क फैक्टर अपने माइंड में लेके चलते हैं पहले से ही। बाकी का जो 99.9 है वो सटीक होना चाहिए, उसके लिए डेटा का कलेक्शन होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसमें कौन से हम टूल्स यूज कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, वो हमें देखना है इस यूनिट में, पार्ट सी में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 7 to 8 एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं मिनिमम, एवरेज की बात करूं। उसके बाद पार्ट डी है मिसलेनियस, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे कि हाँ एक दो कुछ क्वेश्चन यूनिक्स थे, वो यूनिक क्वेश्चंस थे, तो उसको हम यहाँ पे उन छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ एड्रेस कर लेंगे। इतना सारा समझने के बाद थोड़ा ही बहुत रह जाएगा, वो हम यहाँ पे डील कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट है वो एमसीक्यूज, साथ साथ चैप्टर्स की भी एमसीक्यूज रहेंगी। बाकी मैं चाहती हूं कि जब हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस खत्म हो जाए, रिवीजन भी हो चुका है, सिलेबस भी समझ चुके हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, बट लास्ट में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करें और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छे से हो जाए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू। तुषार हो गया, डन।